हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे चैनल की वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए। आज हम करने वाले हैं थके पाँव उपन्यास का उद्देश्य और उसकी समस्याएं। शुरू करते हैं। भूमिका। श्री भगवती चरण वर्मा जी का थके पाँव उपन्यास 1963 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। इसमें लेखक ने मध्य वर्गीय का अर्थ होता है ना तो ज़्यादा गरीब ना ज़्यादा अमीर, तो उस वर्ग के लोगों को मध्य वर्गीय लोग या मध्य वर्गीय परिवार कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखक ने केशव की 3 पीढ़ियों का यथार्थ वर्णन किया है, चित्रण किया है। 3 पीढ़ियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है केशव के पिता की, रामचंद्र की, जो रामचंद्र जी केशव के पिता हैं, उनकी पीढ़ी के बारे में है। दूसरा केशव की खुद की पीढ़ी के बारे में है। तीसरा केशव के बेटे मोहन, उसकी पीढ़ी के बारे में है। यह उपन्यास में, यह नॉवल में, थके पाँव उपन्यास में लेखक ने मध्य वर्गीय परिवार के 3 पीढ़ियों का वर्णन किया है और यह सफल महाकाव्य माना गया है। लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है, कोशिश की है, जैसे कि नारी के रूप हैं माँ, बेटी, बहन, पत्नी। लेखक का मानना है कि चाहे तो मर्यादा में रहकर भी यह स्त्रियां समाज को बचा सकती हैं यदि इन्हें योग्य शिक्षा दी जाए, अच्छा पढ़ाया जाए। आगे है केशव की 3 पीढ़ियों का चित्रण। वही बात है, कौन कौन सी पीढ़ियां थी? पहली थी रामचंद्र की, दूसरी स्वयं केशव की, तीसरी केशव की संतान मोहन की। तीनों पीढ़ियों का वर्णन किया है और इसमें बताया गया कि कैसे वह आर्थिक बोझ के तले दबते हुए अपना जीवन बसर करते हैं और केशव के चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं और उसके पांव चलते चलते थक चुके हैं, हार चुके हैं। आगे है केशव के पिता का कार्य भाग संभालना। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक से शुरू हो जाती है। उनके पिता रामचंद्र जी, क्योंकि केशव की खुद की कहानी है लेकिन फ्लैशबैक से शुरू होती है, उनके पिता से शुरू होती है, रामचंद्र से शुरू होती है, जो प्राइवेट कंपनी में एक क्लर्क का काम करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनके जैसे कि केशव के 2 छोटे भाई हैं। केशव खुद अर्थात रामचंद्र की संतान है केशव और 2 बेटे और हैं। 3 बेटे और 1 बेटी हैं। रामचंद्र की संतान 4 बच्चे हैं उनकी। परिवार काफ़ी बड़ा है और आर्थिक व्यवस्था उनकी पूरी तरह खराब हो चुकी है। केशव का नौकरी करना। केशव सबसे बड़ा होने के कारण वह बड़े बेटे का फर्ज निभाता है। वह बीए करने के बाद अपना घर चलाने के लिए, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए वह भी अपने पिता के समान ही, रामचंद्र के समान ही एक क्लर्क की नौकरी करता है और साथ ही साथ अपने परिवार को पढ़ाता भी है, अपने भाई को, अपनी बहन को उनकी पढ़ाई पूरी करवाता है। और यह शादी उसकी माता बीमार होने के कारण छोटी उम्र में भी 10वीं की कक्षा में ही मैट्रिक में ही कर दी जाती है। और जो उसकी पत्नी माधुरी है वह अनपढ़ है। केशव की पत्नी माधुरी है लेकिन अनपढ़ है, लेकिन वह उसे देवी के समान मानता है क्योंकि वह घर का सारा काम काज संभालती है और केशव के साथ
कंधे के साथ कंधा जोड़कर काम करती है। और केशव धीरे धीरे इसी प्रकार उसका परिवार बढ़ता है, क्योंकि परिवार नियोजन नहीं है इसलिए उनके 5 बच्चे हो जाते हैं। 5 बच्चों का वह बाप बन जाता है। केशव के बड़े बेटे मोहन का नौकरी करना। जो गलती केशव के पिता रामचंद्र जी ने की थी, अर्थात छोटी आयु में ही केशव की शादी कर दी थी और उसका परिवार बड़ा हो गया था, 5 बच्चों का वह बाप बन चुका था, इसी प्रकार वही गलती केशव भी कर देता है अपने बड़े बेटे मोहन की जल्दी शादी करके। चाहे वह उसका पीसीएस जो परीक्षा है वह पास कर चुका होता है, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हो पाता, उसमें नौकरी नहीं कर पाता। फिर उसने वकालत का काम शुरू कर देता है। मोहन एक वकालत का काम शुरू कर देता है। वो ज़्यादा समय नहीं चल पाता, अंत में उसकी जो वकालत है वह ख़त्म हो जाती है, तो उसे क्लर्क की एक छोटी सी नौकरी करनी पड़ती है। उसका छोटा बेटा किशन और उसकी जो बेटी है माया वह घर छोड़कर चले जाते हैं। उसे अकेले ही केशव को के बेटे मोहन को अकेले ही गृहस्थ की गाड़ी खींचनी पड़ती है। अगला पॉइंट है मुसीबतों का यथार्थ वर्णन। यहाँ पर लेखक ने मध्य वर्गीय लोगों के परिवार का, जो परिवार में मुसीबतें आती हैं, उनका परिवार बढ़ता चला जाता है, परिवार नियोजन का उन्हें पता ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई उन्हें आती ही नहीं है, लेकिन परिवार बढ़ता है और आर्थिक मुसीबतें भी साथ साथ में बढ़ती जाती हैं और वह बेबस हो जाते हैं। इसका जिक्र लेखक ने अपने उपन्यास में किया है कि कैसे उनकी जो मुसीबतें हैं धीरे धीरे उनका गला घोट देती हैं। नारी के महत्व का वर्णन। इसमें लेखक ने मध्य वर्गीय लोगों के जो परिवार की नारियां हैं उन्हें कम पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता, जहाँ उन्हें नौकरी के योग्य नहीं समझा जाता, तो उसी बात का भी चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है। लेकिन कुछ स्त्रियों का जिक्र ऐसे भी किया है कि अनपढ़ होने के बाद भी वह स्त्रियां अपने परिवार के मर्द के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम करती हैं और घर चलाती हैं। आगे है भारतीय नारी के आदर्श रूप का चित्रण। जैसे कि लेखक ने बताया है कि माधुरी जो बिल्कुल अनपढ़ है लेकिन फिर भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। सुशीला जो मोहन की पत्नी है, पढ़ी लिखी है, वह मोहन के बीमार होने के बाद भी घर का काम काज चलाने के लिए एक छोटी मोटी नौकरी करती है, साथ ही बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है, जिसके साथ वह अपने पति का इलाज भी करवाती है और अपने घर गृहस्थी भी चलाती है। तो इस प्रकार लेखक ने भारतीय नारी का आदर्श चरित्र हमारे सामने रखा है। आगे है नई पीढ़ी का चित्रण। लेखक ने यह बताने की भी कोशिश की है कि जो नई पीढ़ी है वह रातों रात अमीर होना चाहती है। इस प्रकार वह अपना घर बार छोड़कर बाहर चले जाते हैं और एक दिन में ही अमीर होना चाहते हैं और वह अपने लिए ही सोचते हैं, अपने माता पिता के लिए नहीं सोचते जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, इस संसार में पैदा किया, लेकिन वह खुद के बारे में ही सोचते हैं, इसलिए वे अपना घर छोड़कर बाहर चले जाती हैं, पैसों के पीछे भागते चले जाते हैं। आगे है ईमानदारी का चित्रण। जैसे कि केशव ने घर की गृहस्थी को चलाने के लिए, घर की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए 1000 रुपया रिश्वत ले ली होती है, लेकिन वह उसकी जो आत्मा है वह नहीं मानती है, तो अंत में वह 1000 रुपया अनाथालय को दान देकर ही अपने आत्मा का बोझ हल्का करता है। तो लेखक ने यहाँ पर ईमानदारी का भी चित्रण किया है। दूसरी ओर आवारे और झूठे जो व्यक्ति होते हैं वह ठाठ बाट से रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मौज मस्ती करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन जो मेहनती और ईमानदार लोग होते हैं वह दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर जाते रहते हैं और चक्की में पिसते रहते हैं। आगे है
स्त्री शिक्षा का महत्व। लेखक ने यहाँ यह बताने की कोशिश की है कि स्त्रियों को भी लड़कों के साथ बराबर की शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह आपका सहयोग कर सकें। क्योंकि नारी शिक्षित होगी तो उसका परिवार भी शिक्षित होगा। नारी शिक्षित नहीं होगी तो उसकी आर्थिक स्थिति है वो ठीक कैसे कर पाएगी, वह नौकरी कैसे कर पाएगी, वह अपने परिवार को कैसे चला पाएगी। इसलिए लेखक का मानना है कि स्त्री की शिक्षा अति जरूरी है। सारांश। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपन्यासकार ने मध्य वर्ग की बहुत सी समस्याओं को पाठकों के सम्मुख रखा है और उन्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ अमूल्य संदेश भी दिए हैं, जैसे कि स्त्री शिक्षा पर जोर, ईमानदारी पर जोर, साथ ही नई पीढ़ी का चित्रण भी किया है। कहना ना होगा कि लेखक ने जिस उद्देश्य से यह उपन्यास लिखा है वह उस उद्देश्य में पूर्ण सफल हुआ है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। संयम रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।